हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे केमिकल रिएक्शन। लेक्चर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल चेंज के बारे में पढ़े थे। तो पिछले क्लास में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। केमिकल रिएक्शन होता है क्या है, उसका डेफिनेशन समझे थे। केमिकल चेंज क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझे थे पिछले क्लास में। लेक्चर सेकेंड में हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है, आखिर कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट क्यों करता है आपस में। तो इन सभी बातों को हम लोग समझेंगे। केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन सभी बातों को हम लोग समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि सर केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि सर दो चीज मिला, दो सब्सटेंस क्या हुआ यहाँ पे आपस में क्या हुआ, रिएक्ट किया। रिएक्ट करने का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा मीनिंग हुआ कि रिएक्ट करने का मतलब हुआ आपस में टकराया, टकराने के बाद कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जो आपका न्यू सब्सटेंस मान लेते हैं, दो स्पीशीज ले लेते हैं हम लोग, दो स्पीशीज लिए और दोनों रिएक्शन करने के बाद, दोनों क्या किया, रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के बाद एक थर्ड सब्सटेंस बनाया है। रिएक्शन करने के बाद एक अनदर सब्सटेंस बनाया आपका, जो कि ये ऐसे समझो, एकदम बहुत बेसिक से समझेंगे, सिंपल वे में समझेंगे और आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस चैप्टर को पूरा समझने में। तो सर केमिकल रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि सर दो आया, दो सब्सटेंस आया, आपस में क्या हुआ, कोलिजन किया, टकराया। टकराने के बाद दोनों आया, आपस में टकराया, ऐसे करके आपका क्या हुआ, आपका कोलिजन, दोनों कोलिजन किया। कोलिजन करने के बाद एक थर्ड सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया है, एक तीसरा सब्सटेंस, थर्ड सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया है। और जो थर्ड सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है इसको हम लोग क्या बोल दिए, न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस बोल दिए। अब आपने देखा जो सर न्यू सब्सटेंस बन रहा है उसका जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी बोलने का मतलब ये हुआ कि उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, अगर वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा। तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो इंटायरली डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है किनसे, इन दो पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस से। तो दैट मींस केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब क्या हुआ सर, आप मन में सोचोगे कि सर दो आपस में मिला, दो स्पीशीज आया, आपस में टकराया, टू या मोर देन टू भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि दो ही है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि कोई एक सिंगल स्पीशीज केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकता है। आप कहोगे सर हमें दो स्पीशीज लेना जरूरी है क्या, क्या एक से काम नहीं चलेगा? तो बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो भाई किससे टकराएगा, अकेले आप ही जाओ, किससे टकराओगे, किसी से टकराओगे। टकराने के लिए, टक्कर होने के लिए कोई दूसरा का होना जरूरी है। आप मार्केट में जाते रहते हो, ऐसे भी जाते रहते हो, कोई देखे टकरा दिए, तो टकराने के लिए भी कोई दूसरा चाहिए। तो आप अकेले कहां टकराओगे, किसी से नहीं टकरा पाओगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर रिएक्शन होना है तो रिएक्शन होने के लिए मोर देन वन स्पीशीज, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जब दो स्पीशीज होंगे, आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद एक तीसरे सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, और जो थर्ड सब्सटेंस होगा, जो न्यू सब्सटेंस होगा, इसका प्रॉपर्टी इन पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस से कंप्लीटली डिफरेंट होगा। इस बात को समझिएगा। तो हमेशा रिएक्शन होने के लिए दो स्पीशीज या 3 स्पीशीज या 4 स्पीशीज का होना नीड है। तो ये आपस में रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया, एक न्यू सब्सटेंस बनाया है। ये आपका जो है ये पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस है, ये पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस है। इसको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस। और ये जो न्यू सब्सटेंस यहाँ पे आपका बना, तो बोला गया कि सर आपस में रिएक्शन हो, तो रिएक्शन होने के बाद न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया है। इसका जो प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी जो होगा डिफरेंट होगा, किससे, इससे। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा हम लोग वो समझेंगे। तो डेफिनेशन सिंपल सा ऐसा बोल सकते हैं, व्हेन 2 or more substance react to each other to form a new substance, the property of new substance is completely different from participating substance.
इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें दो सबस्टेंस आपस में रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद एक थर्ड सबस्टेंस का फॉर्मेशन करता है, और जो थर्ड सबस्टेंस का प्रॉपर्टी होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है किसे, पार्टिसिपेटिंग सबस्टेंस से, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो आइए समझ लेते हैं इसको। केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन, इसमें लिखिएगा इसका डेफिनेशन। when two or more than two substance, ये आप लोग स्पेसिस भी बोल सकते हैं, स्पेसिस। when two or more than two substance react to each other, आपस में रिएक्शन करेगा, react to each other to form a new substance, the property of new substance, the property of new substance is completely different from participating substance. Participating substance is called chemical reaction. It's called chemical reaction. इसका केमिकल रिएक्शन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो आप फिर से बोलोगे आप कि सर केमिकल रिएक्शन होता क्यों, आखिर दो चीजें आपस में क्यों रिएक्ट करते हैं। अरे इसका भी तो कोई रीजन होगा ना। जैसे सर आपने बताया केमिकल रिएक्शन होने के लिए दो सबस्टेंस क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, मिनिमम दो सबस्टेंस का होना जरूरी। तो मैंने अभी एग्जांपल बताया कि आपका कोई स्पीशीज है ए और बी, ठीक है, आपस में रिएक्शन किया तो आपका सी बनाया, आपका क्या बनाया, सी बनाया। इसका प्रॉपर्टी डिफरेंट है इन पार्टिसिपेटिंग सबस्टेंस से। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि सर वाई ए एंड बी रिएक्ट इच अदर, क्यों रिएक्ट किया, आखिर क्या नीड पड़ा जो उसको रिएक्शन करना पड़ा, वो नहीं भी कर सकता था। क्या ये अकेले खुश नहीं है अपने लाइफ में, क्या इसको सिंगल रहना पसंद नहीं है, क्या इसको सिंगल रहना पसंद नहीं है, आखिर रिएक्शन क्यों हुआ है, अगर मैंने क्वेश्चन आ रहा होगा ये। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इन दोनों को सिंगल रहना पसंद नहीं। आप जो सोच रहे हैं वही बात है, इन दोनों को सिंगल रहना पसंद नहीं, कंबाइन होकर रहना पसंद है। आपस में कंबाइन करेंगे तो कोई थर्ड सबस्टेंस का फॉर्मेशन करेंगे। तो कंबाइन क्यों करते हैं, आखिर सिंगल क्यों नहीं रहना चाहते हैं, उसका भी तो रीजन होगा ना। आखिर हम सिंगल रहना नहीं चाहते हैं, आप सिंगल रहना नहीं चाहते हैं, आपके फ्रेंड लोग सिंगल रहना नहीं चाहते हैं, हर एक को एक ग्रुप चाहिए, एक सेकंड पर्सन चाहिए, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड चाहिए, एक कोई पर्सनल फ्रेंड चाहिए। तो आप समझ सकते हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि हर एक लोगों को कोई ना कोई चाहिए अपने लाइफ में। तो इसको भी चाहिए, ए को भी चाहिए और बी को भी चाहिए। क्यों चाहिए, आखिर क्यों नीड है, हम लोगों को क्यों चाहिए, पहले आप सिंपल से सोचो ना, हम लोगों को क्यों चाहिए।
क्यों हम लोगों को किसी के साथ अस्टेबल फील करते हैं, किसी अनदर पर्सन के साथ नहीं फील करते हैं? एक होता है ना कि भाई हमारा इससे बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, मैं इसके साथ रहूंगा या रहूंगी, और उसका बॉन्डिंग उससे अच्छा है तो उसके साथ रहता है। और कोई ऐसे भी होते हैं जिनको उन लोगों के ग्रुप में किसी को कोई पसंद नहीं होता है, मतलब उनको नहीं लगता वो ग्रुप अच्छा कि ये मेरे लिए ग्रुप है, तो वो एक थर्ड का क्या करते हैं, तलाश करते हैं तीसरे लोगों का कि हमको किसी और लोगों के साथ रहना है, हमें ये लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं, या फिर हमें इसके साथ रहना पसंद नहीं है, हमें कोई दूसरा चाहिए जो अच्छा हो, ग्रीन फ्लैग टाइप का। तो यहां पे भी अगर ए रिजेक्ट किया है बी से, तो इसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होगा, कोई ना कोई पर्पस होगा। हाँ, तो आप जो अगर ऐसा सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल सोच रहे हैं। क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया होगा ऑक्टेट रूल के बारे में। पहले समझो आराम से, उसके बाद फिर डेफिनेशन वगैरह तो यार हर जगह लिखा हुआ मिल जाता है, मैं खुद ही पीपीटी बना के लाया हूं, लेकिन चीजों को अच्छी तरीके से समझो कि आखिर क्यों। तो ए रिएक्ट किया, वाई ए react with B and why B react with A, ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। इसका एक ही आंसर है कि एवरी पर्सन, एवरी स्पीसीज, एवरी एटम, एवरी मॉलिक्यूल इन दिस यूनिवर्स वांट स्टेबिलिटी, मतलब सभी मॉलिक्यूल्स, एटम्स, या फिर कोई पर्सन, या आप हो गए या हम हो गए, सभी लोग अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं। तो स्टेबल होने का मतलब क्या हुआ सर, जॉब लेकर के स्टेबल? मतलब जनरली हम लोग ये समझते हैं ना कि जॉब मिल जाएगा स्टेबल हो जाएगा, हाँ वो भी एक है कि हम लोग को जॉब मिल जाएगा तो हम लोग स्टेबल हो जाएंगे, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा भी कुछ है चीजें, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, देखते हैं स्कूल वगैरह जाते हैं, कॉलेज वगैरह जाते हैं, तो हमें पता रहता है वो उसका ये है, उसका फ्रेंड है, मतलब बहुत काफी क्लोज फ्रेंड है, आप समझ रहे होंगे, वो उसका काफी क्लोज फ्रेंड है, उसके साथ रहना बैठना उठना उसको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे भी एटम जो होता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ मिलते हैं, मिक्स होते हैं, रिएक्शन करते हैं। क्यों रिएक्शन करते हैं? तो हम लोग क्यों रिएक्शन किए, दैट मीन्स हम लोग क्यों किसी के साथ फ्रेंडशिप किए? तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, हम लोग को अकेला फील ना हो अपने लाइफ में, हमारे साथ भी कोई होना चाहिए। इसी टाइप से इसका भी वही हाल है, ये भी चाह रहा है कि भाई मैं भी अकेला ना रहूं, किसी के साथ कंबाइन होकर रहूं और अच्छे से रहूं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे ऑक्टेट रूल के बारे में, आपको टीचर पढ़ाया होंगे कि ऑक्टेट रूल होता है क्या है, कि एवरी एटम वांट टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सेल। तो एवरी एटम क्या चाहता है कि अपने आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर ले, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके करे या फिर लूज करके करे। तो यहाँ पे वही फंडा है, ये क्या करना चाहता है एटम ए और एटम बी का आपस में ये हुआ कि अगर हम दोनों आपस में मिल जाते हैं तो मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, रिएक्शन करता है। क्या करता है आपका, रिएक्शन करता है। तो ऑक्टेट होता क्या है, तो ऑक्टेट टूल आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, आपको टीचर पढ़ाए होंगे। ऑक्टेट टूल होता क्या, यहां पे लिखेगा एवरी एटम वांट टू complete their octet by the ऐसा बोल सकते हैं by the gain of electron, यहाँ पे ऐसे लिखिए gain या loss of electron and by the sharing of electron। हमेशा एटम चाहता है कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करे। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। तो इस वजह से कोई भी स्पीसीज आपस में रिएक्शन करता है। अब यहां पे समझो, जैसे सोडियम के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, सोडियम के बारे में,
कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1। मैं सिंपल सा ओवरव्यू दे रहा हूं आपको कि आखिर रिएक्शन होता है क्यों। अब आउटर मोस्ट सेल तो ये थर्ड सेल है, आपको पता है, क्लास 9 में पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको टीचर बताया होंगे। ये क्या है आपका आउटर मोस्ट सेल है। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 8 कैसे कंप्लीट कर सकता है, चाहे यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तब इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा, या फिर ये खत्म हो जाए। दैट मीन्स जो ये 3s1 था ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को देते, जब ये किसी को दे देगा तो ये खत्म हो गया, तो सोडियम के लिए आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाएगा सेकंड सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 8 इलेक्ट्रॉन है। तो दो तरीका हो सकता है कि सर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या किसी से साथ ले ले, तो इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, कोई 7 इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं होता है, तो अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन को लूज ही करना पड़ेगा। तो ये सारा कंसेप्ट है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है क्यों। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हूं, ऐसे इन सभी चीजों को हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर में पढ़ेंगे कि वहां पे कैसे इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन गेन होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ये सारी चीजें। तो कोई भी आपसे पूछे कि केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्यों है, तो सिंपल वे में बोलिएगा कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल होता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दे या फिर गेन करे या फिर लॉस करे। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब ये हुआ, ऑक्टेट कंप्लीशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी एटम का आउटर मोस्ट सेल जो होता है वो चाहता है कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, और 8 इलेक्ट्रॉन आने के बाद वो क्या होता है स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, फिर उसे इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब जो होता है ना, ये सब जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं हाईली स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको छोड़ करके बाकी इन सब में, नियॉन में, आर्गन में, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब ये हुआ कि जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है कि आपका 8 इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा। जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये स्टेबल होता है नेचुरली। ये 8 कंप्लीट नहीं करता है, और इसको आप अगले क्लास में या फिर किसी और क्लास में या 11th में पढ़िएगा। ये डुप्लेट कंप्लीट करता है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, ठीक है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जब इसके पास हो जाते हैं तो ये स्टेबल हो जाता है। तो ये सारा केमिकल रिएक्शन होने के पीछे का रीजन है कि रिएक्शन आखिर होता क्यों है। तो ये चीज है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। बाकी हम कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग सिंपल सा केमिकल रिएक्शन का। जैसे वाटर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों आपस में रिएक्शन किया, आपका वाटर बनाया। तो हाइड्रोजन जो होता है इसको मैं लिख देता हूं अब सिंबॉलिक फॉर्म में। ये क्या हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म मतलब इक्वेशन के फॉर्म में। सिंबॉलिक फॉर्म कहने का मतलब हुआ इक्वेशन के फॉर्म में। तो H2 प्लस O2, H2 गैसियस प्लस O2 गैसियस, इट फॉर्म H2O विच इज लिक्विड। अब तुम ये सोचोगे सर ये तो आपका गैस है, ठीक है, आपका गैस है, ये भी गैस है, आपस में रिएक्शन करके क्या बना दिया लिक्विड बना दिया, जो ये क्या है वाटर है। यही तो केमिकल रिएक्शन होता है कि दो डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टी वाले स्पेसीज आपस में रिएक्शन किए, रिएक्शन करने के बाद एक न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन किए जिसका प्रॉपर्टी क्या होता है कंप्लीटली डिफरेंट होता है इन पार्टिसिपेटिंग सबस्टांस से। तो ये हो गया आपका H2O। जो पार्टिसिपेटिंग सबस्टांस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट,
जो पार्टिसिपेट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, अगर पार्टिसिपेट कर रहा है कोई भी स्पीसीज, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो न्यू सब्सटेंस बना है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, ठीक है। तो पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस इसको लिख लीजिएगा, पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस जो कि आपको रिएक्टेंट कहलाया। और पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस हो गया ये। और प्रोडक्ट दैट मींस अ सब्सटेंस फॉर्म, यहाँ पे लिखिएगा अ सब्सटेंस फॉर्म, a new substance लिखिएगा, a new substance, a new substance form after a chemical reaction, chemical reaction after a chemical reaction is called product, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। जो पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिएक्टेंट बोलेंगे। आई होप आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा केमिकल रिएक्शन होता क्या है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, और कोई केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्यों, इन सभी चीजों को आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी बात, आप कहोगे कि सर H2 प्लस O2 अब बना दियो H2, चलो ठीक है मान लेते हैं आपकी बात। इस एनवायरमेंट में हाइड्रोजन तो है, और दूसरी बात है हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन तो है और ऑक्सीजन भी है, और आपस में टकराएगा। और दूसरी बात है जब हवा चल रहा होगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन टकराते होंगे, तो टकराने के बाद पानी क्यों नहीं बना देता है? आखिर जब एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन टकराते हैं, टकराने के बाद हमारे ऊपर पानी गिरना चाहिए था। मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमारे एनवायरमेंट में है और वो आपस में टकराता है, और मैंने आपको बताया है कि केमिकल रिएक्शन हुआ तो वो टकराएगा, टकराने के बाद कोई दूसरा सब्सटेंस बनाएगा। तो सर यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, वो टकराते हैं। जब टकराते हैं तो हमारे ऊपर पानी क्यों नहीं गिर जाता है? गिरना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग, जैसा आप बता रहे हो, तो ऐसा नहीं होता, फिर क्यों नहीं होता है? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं हो जाता है कि भाई चलते फिरते कोई केमिकल रिएक्शन करवा दिए, हाइड्रोजन को पकड़े, कार्बन को पकड़े, दोनों को टकराए तो धुआं निकल गया CO2, ऐसा नहीं होता है, ऐसा सोचना भी मत। हाइड्रोजन को पकड़े, ऑक्सीजन को पकड़े, दोनों को टकरा दिए, देखो पानी बना दिए, देखो जादू हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो आखिर ये बनता जैसे है, तो ये लैब में बनता है, आपका लेबोरेटरी में बनता है, वहां पे एक फिक्स टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, एक मतलब कंडीशन होता है कि टेम्परेचर इतना होना चाहिए, प्रेशर इतना होना चाहिए, उसके बाद ही आपका ये रिएक्शन होकर के आपका वाटर बनता है। तो ऐसा मत सोचना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन है टकराया पानी गिरना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये चीज हो गया, तो समझ में आया, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये क्या है ना, इसका हम लोग वर्ड में लिखे हैं, और इसका ये इक्वेशन है, इसका क्या है, ये इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन आता है आपके एग्जाम में, कि केमिकल इक्वेशन होता है क्या, तो केमिकल रिएक्शन को शॉर्टेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल रिएक्शन को हम लोग शॉर्टेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आगे लिखवा दूंगा, तो एनी केमिकल रिएक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय इन अ सिंबॉलिक फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म कहना सही नहीं होगा, सिंबॉलिक फॉर्म इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन, ये होता है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं स्लाइड में, जो मैं पीपीटी तैयार किया हूं। हमें पीपीटी से पढ़ाने में उतना मजा नहीं आता जितना लिख करके पढ़ाने में मजा आता है, बट कोई नहीं, देखिए यहां पे लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन, इसको समझिएगा, यहां पे लिखा हुआ है आपका, ठीक है, ये थोड़ा सा कर देते हैं, एक मिनट। बड़ा हो गया थोड़ा सा, ओके अब ठीक है। देखिएगा यहाँ पे चैप्टर का नेम है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये तो पता है आपको कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं।
केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमारा चैप्टर का नेम है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या आज के लेक्चर में? चैप्टर ओवरव्यू हम लोग पढ़ेंगे क्या इन दिस चैप्टर कवर हाउ न्यू सबस्टांस आर फॉर्म, मतलब कोई भी न्यू सबस्टांस कैसे बनता है थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम लोग केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स को कहने का मतलब ये हो रहा है कि सर आखिर क्या ऐसी चीजें होती हैं जिससे हम पहचान पाए कि वो उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर वो केमिकल रिएक्शन है। कुछ तो पहचान होगा ना केमिकल रिएक्शन होने का, कुछ चेंजेस होगा, कुछ आपका गैस निकलेंगे, टेम्परेचर चेंज होगा। तो फैक्टर से मैं बताऊंगा कि आखिर कैसे पहचाने कोई सबस्टांस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है, यानी मतलब दो सबस्टांस पार्टिसिपेट करके न्यू सबस्टांस बनाया है तो कैसे जानेंगे वो केमिकल रिएक्शन है। तो ये चीज, और टू राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड कॉमन प्रोसेस, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखिएगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ये भी एक डेफिनेशन है, शॉर्ट डेफिनेशन है, आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं और जो मैं लिखवाया उसको भी ध्यान में रख सकते हैं। लिखा है अ प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांस विथ न्यू प्रॉपर्टी। हाँ बोला गया ना, देखो यहाँ पे न्यू सबस्टांस, कोई दूसरा सबस्टांस बन रहा है, न्यू सबस्टांस बन रहा है किसके साथ? एक न्यू प्रॉपर्टी के साथ, एक न्यू प्रॉपर्टी के साथ बन रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल दिए आपका केमिकल रिएक्शन बोले। द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ओल्ड केमिकल बॉन्ड, ये बात को समझ लेंगे। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड मेकिंग न्यू बॉन्ड्स बिटवीन रीअरेंज्ड एटम्स। बोला गया कि पहले का बॉन्ड टूटा और टूटने के बाद आपका दूसरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। समझेंगे इसे। ये देखो रिएक्टेंट क्या होता है, अ सबस्टांस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। हाँ वही सबस्टांस जो केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट किया है, टेक पार्ट लिखा हुआ है ना, तो पार्टिसिपेट किया, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रिएक्टेंट बोलेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है? अ न्यू सबस्टांस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा आपका क्या होगा? वो प्रोडक्ट कहलाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझिएगा ये। अब कुछ एग्जांपल्स है आपका केमिकल रिएक्शन का, और ये आपका एग्जांपल एनसीईआरटी का, इसमें क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर में, सीबीएसई ने पूछा है। और जो मैं एग्जांपल दिया वो भी आपका एग्जांपल है H2+O2, जिसके हेल्प से वाटर आपका बना है। देखिएगा मैग्नीशियम, बोला गया कि मैग्नीशियम है आपका, क्या लिए हम लोग? मैग्नीशियम लिए, ठीक है। हम लोग क्या लिए? मैग्नीशियम लिए आपका और ऑक्सीजन लिए। कहने का मतलब ऑक्सीजन लेंगे क्या? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, मतलब जला रहे हैं। कोयला को जलाते हैं ना हम लोग, कोयला जो होता है आपका कोल होता है, उसको बर्न करवाते हैं ना। बर्न होने के बाद क्या होता है आपका? हीट निकलता है और CO2 गैस निकलता है। निकलता है नहीं निकलता है? तो सिंपल सा ये बात बोला है कि मैग्नीशियम मैंने लिया जो कि सॉलिड फॉर्म में, और उसको हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, आपका क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा आपका। ये लिखना मत भूलना। ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी सबस्टांस किस स्टेट में है, वो लिक्विड फॉर्म में है, वो गैसेस फॉर्म में है, या फिर सॉलिड फॉर्म में। तो आपका क्या हुआ? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किए, बर्न किए, तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया, जो कि आपका केमिकल रिएक्शन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल। रिएक्टेंट क्या हुआ? मैग्नीशियम व्हाइट मेटल रिबन होता है, ऑक्सीजन अवेलेबल फ्रॉम सराउंडिंग एयर। वही मैं बताया आपका, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आपको मैग्नीशियम को हम लोग क्या करेंगे? बर्न करेंगे। प्रोडक्ट क्या बनना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोले MgO, व्हाइट पाउडर आपका होता है। ये प्रोसेस इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम अ मैग्नीशियम मेटल। बोला गया कि इसका जो प्रॉपर्टी है
इसके प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी होगा वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा किससे, मैग्नीशियम से। वही बात है यहाँ पे आपको ये बोल रहा है। की पॉइंट समझने वाली बात क्या है इसमें, किस टाइप का ये रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मैं इसको आगे के लेक्चर में बताऊंगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभी आप ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, टू कंबाइन इनटू वन, मतलब दो मिलकर के एक बनाया, दो मिलकर के जब एक का फॉर्मेशन करता है, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन, मतलब मिल जाना होता है ना, कंबाइन कर देना, मिल जाना, दो लोग मिल गए आपस में, कंबाइन कर लिए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या हुआ कि दो सबस्टेंस आएंगे, रिएक्शन करेंगे, दो या तीन भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे हम लोग एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसा। तो हम लोग यहाँ पे एक्स लिख लिए तो थ्री हो गया, थ्री सबस्टेंस। बोला कि आपस में सब मिल करके आपका एक बनाएगा, तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। बोला इसमें एक्सोथर्मिक, रिलीज हीट एंड लाइट एनर्जी। अब बोला गया कि हम किसी चीज को जलाएंगे, मैग्नीशियम को जलाएं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है क्या, अ रिएक्शन इन विच हीट आर रिलीजेस। क्या होता है, आपका हीट रिलीज होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। दो टाइप का होता है रिएक्शन, एक एक्सोथर्मिक, दूसरा एंडोथर्मिक। खैर मैं इन सभी चीजों को अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पे दिया हुआ है तो आप देख लो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहने का मतलब वैसा रिएक्शन जो रिएक्शन होने के बाद हीट को रिलीज करे। जैसे कोयला को अगर हम जलाएंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस से हीट निकलेगा वहां से, हम क्या करेंगे, एलपीजी गैस को जलाएंगे या फिर वैक्स, मतलब जो आपका होता है कैंडल वगैरह, उसको जलाएंगे तो क्या होगा, आपका हीट रिलीज करेगा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जब हम लोग ये करवाएंगे डेल्डिंग व्हाइट फ्लेम विथ व्हाइट पाउडर, क्या होता है कि आपका एक व्हाइट कलर का फ्लेम निकलता है जब उसको जलाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो एक व्हाइट कलर का फ्लेम निकलता है विथ व्हाइट पाउडर, वो व्हाइट पाउडर बन के निकलता है, मतलब आपके बर्न होने के बाद आपका व्हाइट पाउडर बन जाता है। अब बोला गया कि हम इसे क्लीन करते हैं। जैसे आप मान लो आपके घर में कोई सबस्टांस है, मान लेते हैं एल्यूमिनियम है या फिर मैग्नीशियम है, कुछ भी रखा हुआ है वहां पे, तो इसको रिएक्शन करवाने से पहले यहाँ पे लिखा हुआ कि मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाने से पहले, अगर हम इसको जला रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले हम लोग मैग्नीशियम को क्या करेंगे, रब करेंगे, किस सैंड पेपर से। होता क्या है, आप ऐसे समझो, आगे इसमें दिया हुआ है इसके बारे में, मैं भी यहीं पे समझा देता हूँ। ये मैग्नीशियम का हमारा क्या है, ये हमारा मैग्नीशियम है, ठीक है, मान लो ऐसे करके, और इस पे एक लेयर है, ये लेयर है, ऐसे मान लो ऑक्सीजन का लेयर है। होगा ना, किसी भी मेटल को हम एटमोस्फेयर में रख दें, सराउंडिंग्स में रख दें, ओपन सराउंडिंग्स में, तो उस पर ऑक्सीजन का लेयर बैठ जाएगा। तो मान लो ये ऑक्सीजन का लेयर है, लेयर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख लो, लेयर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको बर्न करने से पहले हमें इस ऑक्सीजन के लेयर को मैग्नीशियम के सरफेस पे से रिमूव करना होता है, तभी ये अच्छे तरीके से बर्न होता है। अदरवाइज ये उतने अच्छे तरीके से बर्न नहीं हो पाएगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है या फिर उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसे हीट करते हैं, तो उससे पहले मैग्नीशियम के ऊपर क्या होता है ना, एटमॉस्फेयर में जो हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके ऊपर लेयर के फॉर्म में बैठ जाते हैं। तो जब तक इस लेयर को अच्छे से हटाएंगे नहीं रबर के सैंड पेपर से, तब तक ये अच्छे से बर्न नहीं होगा। जब इसको हम रिमूव कर दिए, इसको मान लो हम लोग क्या किए, रिमूव कर दिए, इसको रिमूव कर दिए, किसको, ऑक्सीजन को, तो आपका क्या बन जाएगा, अब फिर से यहाँ पे मैग्नीशियम का रिबन निकल, मतलब मैग्नीशियम मेटल या फिर मैग्नीशियम का रिबन आपका वहां पे आ गया। अब ये अच्छे तरीके से बर्न होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये चीज है। तो रिमेंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। बोला गया कि आप कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, एक मिनट इसको मैं इलाज कर देता हूं। समझो यहाँ पे
इस बात को समझ लेते हैं, ये पॉइंट है क्या। इस पॉइंट को मैं क्लियर कर देता हूँ। मैग्नीशियम है, ठीक है, या फिर आप लोग मैग्नीशियम नहीं, आपको दूसरा एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पे भी हो जाएगा। कैल्शियम लेते हैं प्लस H2SO4 लेते हैं। अभी समझो आप ये चीज, इन सबके बारे में बताऊंगा मैं, बट ये जो पॉइंट है इसको समझ लेते हैं। तो आपका कैल्शियम है और प्लस कैल्शियम है भाई किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। आपका कैल्शियम जो है सॉलिड फॉर्म में, ये H2SO4 से H2SO4 से रिएक्शन किया, जो कि एक्वस फॉर्म में। एक्वस कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो H2SO4 एसिड है ये पानी में घुला हुआ है, मतलब इसमें वाटर पहले से ऐड है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे, तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, CaSO4, जो कि मतलब इस सॉलिड को, कैल्शियम के दाने को, ग्रेन्यू को हम लोग क्या किए, इस H2SO4 का जो एक्वस फॉर्म है उसमें हम डालें। ऐसे समझो इस चीज को, मान लेते हैं यहाँ पे कोई कंटेनर, ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें H2SO4 का क्या है, एक्वस फॉर्म है, मतलब ये यहाँ पे वाटर के साथ मिला हुआ। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम का ग्रेन्यू डाल देंगे। कैल्शियम का हम लोग ग्रेन्यू डाल दिए। कैल्शियम का क्या किए, ग्रेन्यू करने का मतलब छोटा दाना। जब इसको इसमें डाल देंगे, डालने के बाद आप क्या बना देगा, CaSO4, जो कि पानी में ही रहेगा, एक्वस में ही रहेगा, और प्लस आपका H2 गैस क्या होगा, यहाँ पे निकल जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है कि एटम, आप ये समझ गए होंगे आई होप, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। ऐसा नहीं है कि कैल्शियम है तो कैल्शियम रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम मैग्नीशियम में चेंज हो जाएगा। कैल्शियम ही रहेगा, मैग्नीशियम नहीं बन जाएगा। एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। क्या होता है ना, जैसे रीअरेंजमेंट होता है, ये यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे था, तो यहाँ पे यहाँ चला गया, तो सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ। और रीअरेंजमेंट होने का मतलब क्या हुआ, जैसे कैल्शियम यहाँ पे था, यहाँ पे H2 है, कैल्शियम यहाँ पे आ गया, H2 क्या हो गया, इधर चला गया, मतलब H2 का प्लेस कौन ले लिया, कैल्शियम ले लिया, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ। ऐसा नहीं है कि कैल्शियम क्या हुआ मैग्नीशियम में बदल गया हो केमिकल रिएक्शन होने के बाद, ऐसा कुछ नहीं। यही हुआ यहाँ पे। पिछले स्लाइड में हम लोग देखे थे, यहाँ पे इससे पहले वाले स्लाइड में देखे थे शायद, इसमें हाँ यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड मेकिंग न्यू बॉन्ड्स बिटवीन रीअरेंज एटम। सिंपल सा बात है कि यहाँ पे वही चीज हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद एक दूसरा बॉन्ड बना, रीअरेंजमेंट हुआ, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्म ऑफ न्यू बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। इसका मतलब ये हुआ। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, इससे पिछले वाले पॉइंट में भी आपको चीजें समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये देख लेते हैं। मैं ये आपको समझा दिया ऑलरेडी पहले से ही। यहाँ पे लिखा हुआ व्हाइट क्लीन मैग्नीशियम रिबन, हम लोग क्यों साफ करते हैं भाई रगड़ के उसको, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम रिबन हैज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि MgO on its surface. This layer forms slowly when magnesium react with oxygen in the air over time. बोल रहा है कि ये क्या होता है, मैग्नीशियम को हम जब लैब में रख देते हैं, अपने घर में कहीं भी रख देते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करके क्या होता है, रिएक्शन करता है, तो उसके सरफेस पे ऑक्सीजन का लेयर क्या होता है, बैठ जाता है। इस वजह से हमें उसको बर्न करने के लिए इसको रिमूव करना पड़ता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, वी रब द रिबन विद सैंडपेपर टू रिमूव दिस प्रोटेक्टिव MgO लेयर। दिस एक्सपोजेस फ्रेश unreacted magnesium metal so it can react directly and easily with oxygen when heated। बोला गया कि जब मैग्नीशियम का जो लेयर है MgO है, इसको हम लोग क्या किए, रब कर दिए सैंड पेपर से, क्या किए, ऐसे करो,
यहाँ पे समझो, ये मैग्नीशियम था सर, चलो ठीक है, मैग्नीशियम का लेयर था जो कि सॉलिड फॉर्म में था, जो कि हमारे घर में रखा हुआ था। रिमूवल ऑफ O2 किसके हेल्प से? सैंड पेपर के हेल्प से। सैंड पेपर से इसे रब किए तो आपका फ्रेश मैग्नीशियम हमें निकल के आ गया। अब इस मैग्नीशियम को हम लोग क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्या किए, हीट किए। तो हीट करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा आपका, MgO बनेगा। तो सर इस MgO में और इस MgO में क्या डिफरेंस है? तो ये MgO आफ्टर द बर्निंग ऑफ रिएक्शन, आफ्टर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है, और ये जो है MgO सिर्फ ऑक्सीजन का लेयर उस पर आके बैठ गया था। ये बर्न मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो कि पाउडर के फॉर्म में रहेगा, जबकि ये पाउडर के फॉर्म में आपका नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, एग्जाम में आपको किस तरीके से पूछा जा सकता है। ऑलवेज मेंशन, अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आपको हमेशा लिखना होगा टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड एक्सपोज फ्रेश मैग्नीशियम मेटल फॉर रिएक्शन। रिएक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रिमूव करना पड़ेगा बाय द रिमूवल ऑफ O2 लेयर बाय सैंड पेपर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड, कैसे कैसे हुआ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, देख लो अपना। इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड को ऐसे कर देता हूँ। हाँ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, MgR1 यहाँ पे लिखा हो। व्हाई इज द मैग्नीशियम रिबन क्लीन विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इट इन एयर, साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। The surface of the magnesium ribbon reacts slowly with oxygen in air। जो आपका होगा बहुत स्लो रिएक्ट करेगा अगर इसके मैग्नीशियम के सरफेस पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा तो। अगर मैग्नीशियम के सरफेस पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा तो वो काफी स्लो रिएक्शन दिखाएगा। फॉर्मिंग अ कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट, दिस लेयर प्रिवेंट द रिबन फ्रॉम ऑफ बर्निंग डायरेक्टली इन ऑक्सीजन। क्या करता है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर होता है, ऑक्सीजन का जो लेयर होता है, उसको बर्न होने से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सो इट इज क्लीन एंड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर, सो इट बर्न्स इजीली। जब उसको रिमूव कर देंगे तो ये आसानी तरीके से क्या होगा, इजीली क्या होगा, बर्न हो जाएगा आपका। ये केमिकल रिएक्शन है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन जला दिए, कुछ बन गया, क्या बना भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब बोले सर ये 2-3 क्या लिखा हुआ, हमें ये समझ में नहीं आ रहा, पिछले स्लाइड में भी देखे थे, आप भी देख रहे हैं, ये आखिर क्या है? तो ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, बैलेंसिंग का केमिकल रिएक्शन। समझना क्या क्या भाई, देखो आंख बना हुआ है यहाँ पे, आई है ना, ये आई थिंक ये आई है। जब भी आप पढ़िएगा अपने नोट्स को, इसको देखते हुए जाइएगा, इसका मतलब ये हुआ, बर्न विथ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम फॉर्म अ व्हाइट पाउडर MgO, जिसको आस बोलते हैं। आस मतलब कहने का मतलब ये हो गया आपका जलने के बाद कोई चीज जब बच जाता है तो उसे हम लोग आस बोलते हैं, जिसको राख बोलते हैं हम लोग हिंदी में, राख बोलते हैं। और ये चीज, द ब्राइट लाइट इज हार्मफुल टू द आईज, अवॉइड लुकिंग डायरेक्टली एट इट। जब आप जलाओगे मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो वो बर्न हुआ व्हाइट फ्लेम निकलेगा, तो उसको डायरेक्टली देखना बहुत क्या होता है, हार्मफुल होता है, वो हमारे आई को डैमेज करता है। इसलिए आप लोग ग्लास लगा के यूज उसे करो। ये चीज ये छोड़ते हैं, ये हो गया। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। इसको देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, उसी से रिलेटेड है, कुछ खास है नहीं, आप लोग समझ जाइएगा करके भी, मैं इतना बता दिया हूँ। प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप, टेक अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन एंड क्लीन इट विथ सैंड पेपर, साफ कर लीजिए। होल्ड द रिबन विथ अ पेयर ऑफ टंग्स एंड हीट इट ओवर अ बर्न फ्लेम। इसे क्या करना है, आपको स्टैंड पे लगा देना है और उसके बाद रिएक्शन करवाना है। द रिबन बर्न विथ अ डेजलिंग विथ व्हाइट फ्लेम, ये बता दिया। होल्ड इट, ये सब आप समझ जाइएगा आराम से। इसको बर्न कर रहा है फ्लेम के साथ, ये आपका मैग्नीशियम पाउडर बना रहा है। सेफ्टी वार्निंग क्या है भाई, जो आपका व्हाइट फ्लेम निकलता है वो काफी हार्मफुल होता है, वो काफी इंटेंस होता है उसमें, उस फ्लेम में, इसलिए ऑलवेज वियर अ सेफ्टी ग्लास। ये चीज है जो आपको आई को क्या करेगा, प्रोटेक्ट रखेगा। तो ये चीज एनसीईआरटी का था ये, आई होप आप लोग समझ गए इस चीज को। सीबीएसई क्वेश्चन पूछा है, ये देख लो। व्हाई द मैग्नीशियम रिबन, क्लियरली लिखा हुआ है भाई, सीबीएसई ने पूछा है। क्या पूछा है,
Why the magnesium ribbon clean with sandpaper before burning it in air? तो समझ जाइएगा आप लोग, सिंपल और इजी वर्ड में लिखा हुआ है. राइट एनी टू ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यू एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. यहाँ पे जिंक ग्रेन्यू होगा, स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है. तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा कैसे होता है ये सब सारी चीजें. मैं अभी बताया था ना, क्या लिखा हुआ आपका जिंक ग्रेन्यू, वो जिंक लिया है और प्लस बता देता हूँ, जिंक है, जिंक ग्रेन्यू मतलब जिंक का छोटा छोटा दाना और प्लस H2SO4 जो कि एक्वस फॉर्म में बना देगा ZnSO4 जो कि एक्वस फॉर्म में होगा और प्लस H2 गैस क्या करेगा आपका यहाँ से रिलीज कर देगा. ये चीज व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल. यहाँ पे समझो इस बात को, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है, इसको क्यों मिटा दिए यार. प्रेसिपिटेट करने का मतलब होता है, ये सब क्या होता है वो समझते हैं. प्रेसिपिटेट करने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो सबस्टांस मान लेते हैं, एक कंटेनर है, इसको समझते हैं, डेफिनेशन को छोड़ो पहले समझो चीजों को. ये आपका एक कंटेनर है, यहाँ पे एक कंटेनर, ये कोई सॉल्ट है मान लो ना, कोई मतलब सबस्टांस है, इसको हमने क्या किया, इसमें मिला दिया तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा कुछ है ये, मतलब कोई केमिकल कंपाउंड है, ये भी कोई केमिकल कंपाउंड है, रिएक्शन करेगा. रिएक्शन करने के बाद एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा. तो बोला गया और इसमें क्या है, ये एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में. तो जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन होने के बाद हमें दिखा कि यहाँ पे कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो इस सॉल्यूशन के अंदर सेटल डाउन है, और ये जो सब्सटेंस सेटल डाउन है वो क्या है आपका इनसॉल्यूबल फॉर्म में. ठीक है, आपका ये जो सब्सटेंस आपको दिख रहा है ये क्या है, इनसॉल्यूबल है, मतलब जो घुल नहीं सकता है एक्वस फॉर्म के अंदर या फिर वाटर के अंदर, ऐसा बोल सकते हो. तो ये आपका क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है. आफ्टर केमिकल रिएक्शन व्हेन insoluble substance are formed in a aqueous solution is called precipitation reaction, and that insoluble substance is known as precipitate. और उस insoluble substance हम लोग क्या बोलते हैं, precipitate बोलते हैं. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका क्या होता है, reaction in which an insoluble solid precipitate is formed when two solutions are mixed. तो पोटेशियम आयोडाइड, लीड नाइट्रेट, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड, और ये तो भाई हमारा पीपीटी का है, इसको रहने दो. ये आपको रिएक्शन मैं आगे दिखाता हूँ, ये रिएक्शन दिया हुआ है. तो आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा कि दो हम लोग एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन लिए हैं, दोनों को आपस में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद एक थर्ड सब्सटेंस बन रहा है, और थर्ड सब्सटेंस जो बन रहा है इस सॉल्यूशन के अंदर एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है कि जो इसमें सेटल डाउन है, सेटल डाउन है, दैट मींस ये सब्सटेंस इनसॉल्युबल है, इसी को हम लोग क्या बोले, प्रेसिपिटेट बोले. तो नेक्स्ट देख लीजिएगा. अब बोला गया कि हमारे डेली लाइफ में सब लोग केमिकल रिएक्शन को आप पढ़ा दी, चलो ठीक है, क्या हमारे एवरीडे लाइफ में भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं? तो हाँ होते हैं. कैसे होते हैं वो देखो. डेली लाइफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस आर एवरीवेयर, हर जगह केमिकल रिएक्शन है. हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं. ऐसा नहीं कि हमारे बाहर ही सराउंडिंग्स में ही केमिकल रिएक्शन होते हैं. अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप. हमारे बॉडी के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस होता है. बोलते हैं ना केमिकल होता है, ऐसा सब हम लोग कभी कभी सुनते हैं, या फिर इसका ऐसा भी बोलते हैं हम लोग, इसका केमिस्ट्री अच्छा नहीं है, मतलब ऐसा ऐसा वर्ड यूज करते हैं लोग अपनी डेली लाइफ में. तो इस बात को समझिएगा. तो केमिकल जैसा हमारे डेली लाइफ में होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, डाइजेशन ऑफ फूड, हम लोग खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, वो एक केमिकल रिएक्शन का बेहतरीन एग्जाम्पल है. रस्टिंग ऑफ आयरन, इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बताया हूँ रस्टिंग ऑफ आयरन होता क्या है, इसका रिएक्शंस कैसे कैसे होते हैं. रेस्पिरेशन क्या होता है, हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है. वो कैसे मैं आपको बताऊंगा. सॉलिंग ऑफ मिल्क, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, जो कि हमारे डेली लाइफ में देखने के लिए मिलता है ये सारी चीजें. तो देखते हैं आगे का रिएक्शन क्या होता है. भाई देखो, बोलता है रेस्पिरेशन, हम लोग सांस लेते हैं, है ना, देखो लंग्स यहाँ पे दिख रहा है आपको. हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, इस बात को समझिएगा.
इन सेल ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन, हमारे बॉडी में ग्लूकोज है, आपको तो पता होगा, जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या आता है, ऑक्सीजन जाता है। तो बोला गया कि इन अ सेल ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, दिस गिव्स द बॉडी द एनर्जी इट नीड। बोला गया कि जब रिएक्शन होता है तो ग्लूकोज होता है, तो ठीक है भाई, ग्लूकोज ले लिए हम लोग, हमारे बॉडी में है। ऑक्सीजन के साथ वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ऑक्सीजन के साथ आप क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। जब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद आपका CO2 गैस रिलीज करेगा और वाटर आपकी बॉडी में रिलीज करेगा और एनर्जी मिलेगा। होता है ना, हम लोग खाना खाते हैं तो वो क्या होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद फिर क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद हमें क्या होता है, एटीपी के फॉर्म में, यहाँ पे लिख लीजिएगा, एटीपी के फॉर्म में हम लोग को क्या मिलता है, आपका एनर्जी मिलता है। तो ये चीज है। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्च होता है हमारे बॉडी में, H2O के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और क्या देता है, ग्लूकोज देता है। इसका मैं आगे रिएक्शन दिखाऊंगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, मैं आपको पिछले क्लास में बता दिया था, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे केमिकल रिएक्शन का एक बेहतरीन एग्जांपल है। आयरन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, और ये H2O क्या हो गया आपका, मॉइस्चर्स विच प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स, एंड आफ्टर द रिएक्शन इट फॉर्म रस्ट, जो कि आपका Fe2O3 into SH2O। एक्स करने का मतलब हुआ यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, या 3, 4 या 5 कुछ भी ले सकते हैं एक्स का वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। एक्स का वैल्यू आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, किसी भी अमाउंट में यहाँ पे हो सकता है। ये चीजें आई होप आपको ये समझ में आ गया। ऑल दिस प्रोसेस आर केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सबस्टेंस विद डिस्टिंक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज आर फाउंड। बोला गया यहाँ पे कोई न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन होता है आफ्टर केमिकल रिएक्शन। दैट मींस ये सारे एग्जांपल जो है आपके केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल हैं। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, इसके रिएक्शंस वगैरह देखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आई होप आप लोग चीजों को समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में इसके रिएक्शंस के साथ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ। तो थैंक यू एवरीवन, और कुछ बोल देते हैं।